हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये तो जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन कौन से, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। आई होप सब लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। सिर्फ एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि मेरे पास साइन थीटा है, कोई भी एक फिगर में साइड में जैसे कि ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, वहाँ पे मैंने इसको थीटा ले लिया है, तो मेरा साइन थीटा फार्मूला बनने वाला है। डायरेक्ट अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ तो मैं अब फार्मूला लूँगा क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। क्लियर। अगर मैंने साइन की जगह पे कॉस लिया हुआ है तो मेरा फार्मूला बनेगा एडजसेंट साइड अपॉन हाइपो। अगर मैंने टेन लिया हुआ है तो मेरा फार्मूला बनेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजसेंट साइड। ये तीनों तीन के इनवर्स फंक्शन थे मेरे पास, कॉसेक, सेक एंड कॉस, माफ़ कीजिए कॉट। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट बन जाएगा, मतलब हाइपो चला जाएगा ऊपर, ऑपोजिट साइड आ जाएगी नीचे। सेक के अंदर सेम थिंग बनेगी, हाइपो चला जाएगा ऊपर, एडजेसेंट साइड आ जाएगी नीचे। कॉट के अंदर सेम चीज़ बनेगी, अपोजिट माफ कीजिए एडजेसेंट साइड चली जाएगी ऊपर, ऑपोजिट साइड आ जाएगी नीचे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बेसिक थे जो पढ़ लिए। चलिए अब आपके एग्जाम्पल चालू करेंगे। एग्जाम्पल जो है वो पहले करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले डाटा लगाइए एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके सिलेबस के अंदर है और आपको करना भी है। डाटा लगाइए एग्जाम्पल नंबर 1। क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है 10a इज इक्वल टू 4/3। क्या दिया गया है, 10a इज इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। क्लियर, इसको मैं बी ले लेता हूँ, माफ़ कीजिए पी ले लेता हूँ, जो कि 90 है। अब ए लेना है एंगल, तो ए ही इसको यहाँ पे ले लेंगे, बी को यहाँ माफ़ कीजिए सी को यहाँ पे ले लेंगे। आप कहीं पे भी ले सकते हो, आप ए को यहाँ पे लोगे तो थीटा सामने की साइड बनेगा, बस उतना फ़र्क रहेगा और कोई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको मैंने पहले भी सिखाई हुई है और अब भी बता रहा हूँ कि जब भी कभी रेशियो फॉर्म दिया होता है डायरेक्ट, तो उसके इक्वल आप क्या ले सकते हो, के या तो एक्स। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। जैसे कि मैं एक्स लेता हूँ, 10a इज इक्वल टू इफ 4/3, इफ 4/3, तो अगर वो रेशियोमेट्रिक फॉर्म है तो मैं उसको डायरेक्ट 4/3 नहीं लिख पाऊंगा, मैं उसको क्या लिखूंगा, अगर मुझे साइड के तहत लिखना है, जैसे कि मैं 10a लिखता हूं तो 10a, ए मेरा एंगल है, तो ये मेरी कौन सी साइड होगी, अपोजिट। ये मेरा कौन सा होगा, एडजेसेंट। ये क्या होगा, मेरा हाइपो। तो अकॉर्डिंग टू 10a क्या बनेगा, BC/AB बनेगा कि नहीं, अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि BC/AB। पर उसके इक्वल क्या है, 10a के इक्वल क्या है, 4/3 है, तो मैं BC/AB इज इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूं। पर जब मैं इंडिविजुअल लिखना चाहूं, इंडिविजुअल इन द सेंस कि मुझे BC के इक्वल 4 लिखना और AB के इक्वल 3 लिखना हो, तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि मुझे उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा कि BC/AB इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू x, क्योंकि मैं रेशियोमेट्रिक फॉर्म से जा रहा हूं, और अगर मेरे पास रेशियो है तो मुझे उसको कोई भी एक वेरिएबल के साथ दिखाना पड़ेगा। तो मेरा BC अगर इंडिविजुअल लिखना है तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4x। मैं अकेला 4 नहीं लिख सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझिए इस बात को, क्या अकेला 4 मैं नहीं लिख पाऊंगा। ओके नाउ सेकंड थिंग, मुझे अगर ए बी लिखना है तो क्या लिखूंगा, 3x। अब इस चीज़ को आप फिगर के अंदर डिनोट कर सकते हो। ओके, फिगर आपको कंपलसरी पेंसिल से ड्रॉ करनी है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए BC मेरे पास कितना है, BC मेरे पास है 4x, AB मेरे पास है 3x। ओके ना, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ढूंढने हैं इसके अंदर, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इसके अंदर से ढूंढने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए और तीसरी साइड ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर जितने भी फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं उसके अंदर अपोजिट, एडजस्टेंट और हाइपो तीनों तीन का यूज़ आ रहा है। ये तीनों तीन चीज़ों का यूज़ है, बराबर ना। तो आपको याद रखना है क्या, ये तीनों तीन चीज़ का अगर यहाँ पे यूज़ है तो हमें तीनों तीन ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हाइपो पहले ढूंढ लेते हैं। सो नाउ apply Pythagoras in triangle, apply Pythagoras in triangle ABC। AC square is equal to BC square plus AB square। सिंपल ना, AC स्क्वायर ढूंढना है, BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4x माफ़ कीजिए का स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी कि 3x होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, टोटल हो गया 25x स्क्वायर।
ये तो AC स्क्वायर हुआ, मुझे AC चाहिए, रूट निकाल दो, AC का स्क्वायर का रूट हट के आ गया, 25 का हो गया 5, x स्क्वायर का हो गया x, चलो AC मिल गया 5x, तो यहाँ पे लिख दो 5x। चलो 3 चीज़ें मेरे पास आ गई, तीन चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैं आसानी से सारे के सारे जो बाकी बचे हैं वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकता हूँ, बराबर ना। चलिए सबसे पहले कॉस लिखते हैं, कॉस A। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने के लिए भी आपको क्वेश्चन में दिया उसी का लिखना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। एंगल A के लिए ही ढूंढो, तो A के लिए लिखना पड़ेगा सारे के सारे। चलिए कॉस A, क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस A अपोजिट, माफ कीजिए एडजस्टेंट बाय हाइपो, मतलब कि AB बाय AC, सिंपल ना, AB बाय AC। ओके, AB कितना है 3x, AC कितना है 5x। चलो x कट हो गया, x आखिर में तो कट हो ही जाएगा क्योंकि वो तो वेरिएबल वाला टर्म था। 3/5, चलो कॉस मिल गया 3/5, सिंपल, समझ में आई बात। ओके चलिए कॉस के जैसा ही मैं अब ढूंढ लेता हूँ tan A क्या होगा, tan A मतलब अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, मतलब कि BC अपॉन AB। चलो BC कितना है मेरे पास, भाई BC मेरे पास है 4x, AB मेरे पास है 3x, ये तो उड़ गया। तो tan A कितना आ गया, tan A मेरे पास आ गया भाई 4/3। चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था मेरे पास, माफ़ कीजिए tan A तो था ही, वापस ढूंढ लिया, ले कोई बात नहीं। चलिए tan A तो था, दिया हुआ था, वापस ढूंढ लिया, कोई बात नहीं। चलिए कॉस ढूंढ लिया, साइन ढूंढना बाकी रह गया। चलो साइन ढूंढ लेते हैं, साइन A का फॉर्मूला क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट। अपोजिट कौन सा है, BC, माफ़ कीजिए अपोजिट अपॉन हाइपो कौन सा है, AC। चलो BC कितना आ गया 4x, हाइपो कितना है 5x, कट हो गया। चलो साइन A मिल गया, थीटा नहीं सॉरी, साइन A मिल गया 4/5। 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गए, 3 मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गए, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई हुई थी, कौन सी चीज़ सिखाई थी, कि ये तीनों 3 के साथ बाकी के 3 कुछ रिलेशन रखते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स विथ कॉसेक, कॉस इनवर्स विथ सेक, tan इनवर्स विथ कॉट। सिंपल और नॉट, क्लियर ना। क्या ये तीनों 3 एक दूसरे के साथ इन्वर्स चलते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन का उल्टा कौन था, कॉसेक, तो कॉसेक A इज इक्वल टू 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4, सिंपल, ड्यू टू इन्वर्स फंक्शन। क्लियर, यहाँ पे आपको इन्वर्स लिखना पड़ेगा, मैं जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा कॉसेक A इज इक्वल टू 1/sin, सो 1/sin इज इक्वल टू 5/4, सिंपल। चलिए ऐसा, चलो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐसा एक के लिए बताता हूँ, आपको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, कॉसेक A इज इक्वल टू 1/sin A। अब साइन का फॉर्मूला तो क्या था, साइन का सॉरी आंसर तो क्या था 4/5, डिवाइड का डिवाइड 5 ऊपर, मतलब बन जाएगा 5/4, तो ये बन गया कॉसेक A। ऐसा आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ जो की है वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, ये चीज़ करके फिर आपको ये चीज़ लिखनी है। ओके चलो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी 2 के लिए आप लोग ऐसा करके करेंगे। वैसे ही कॉस क्या बनेगा, माफ़ कीजिए कॉस तो है, सेक क्या बनेगा, सेक बनेगा कॉस का उल्टा 5/3, और वैसे ही कॉट क्या बनेगा, tan का उल्टा, कॉट क्या बनेगा, tan का उल्टा, tan क्या है 4/3, ये क्या बनेगा 3/4, सिंपल। ओके देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर एवरीवन, जिसको पता नहीं चला वो लोग फटाफट से एक बार देख लो, वापस से वीडियो को रिकैप कर लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर 2 की। टाइटल लगाइए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको दिया गया है क्या है, इफ एंगल बी एंड, समझना बच्चों अच्छे तरीके से, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, क्या, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर बोथ आर एक्यूट एंगल, क्या दिया है, बोथ आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, अपना छोटा नहीं हो, ये चीज़ तो आपने पहले भी सीखी है। सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ऐसा हमको पहले से दे दिया गया है। साइन बी और साइन क्यू दोनों क्या है,
एक दूसरे के जैसे है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो प्रूव करो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, सेम है, बराबर। सबसे पहले तो एंगल बी और एंगल क्यू दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब कि 90 से छोटे हैं, तो एक राइट एंगल बना देते दोनों के लिए। एक राइट एंगल इसके लिए बना देते, एक राइट एंगल इसके लिए बना देते, ठीक है। फिर बार करते हैं, चलिए एक राइट एंगल मैंने ले लिया, जैसे कि जिसमें बी मेरा एक एक्यूट एंगल बने, ए बी सी राइट एंगल ले लेते हैं, ओके। ये हो गया मेरा एक एक्यूट एंगल, जो बी है मेरा वो, उसको आप थीटा भी कह सकते हो कहना चाहो तो, बट यहाँ पे एंगल का नेम ही दिया है तो वही लेते हैं। इसको ले लेते हैं क्यू, बराबर, पी क्यू आर ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरा राइट एंगल है। दो एंगल के लिए ये चीज़ तो चलो तय हो गई कि एक अकेला 90 है, तो ये दोनों तो 90 से छोटे ही हो गए, मतलब कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों एक्यूट हुए, बराबर ना। अब हमें बताया क्या गया है, बताया गया है क्वेश्चन में साइन बी और साइन क्यू दोनों इक्वल है। तो पहले तो साइन बी का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, वो पहले से बता दिया गया है। तो साइन बी बराबर मेरे पास क्या है, साइन बी का मतलब क्या, ऑपोजिट बाय, साइन बी का मतलब क्या, ऑपोजिट बाय हाइपो। यहाँ पे ऑपोजिट ये है, चलो मैं लिख देता हूँ, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हाइपो, ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हाइपो, ठीक है ना। चलिए ना, साइन बी क्या बनेगा अब मेरा, साइन बी बनेगा ऑपोजिट बाय हाइपो, यानी कि ए सी बाय ए बी। ये क्या बनेगा, पी आर बाय पी क्यू बनेगा कि नहीं, क्या बनेगा, पी आर बाय पी क्यू। क्लियर, समझ में आई बात। अब ये दोनों के दोनों है, वो तो रेशियो फॉर्म है, तो मुझे क्या, मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर जब इसका इक्वल आएगा तो हम इसके ऊपर एक्स ले लेंगे। चलो इसके एक और एक्स ले लिया, ओके। जब भी कोई नंबर आएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे इसका, बराबर। चलिए अब अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अब मुझे ये दोनों ट्राइंगल के अंदर एक्चुअल में क्वेश्चन में लाना क्या है, बी और क्यू को सेम लाना है। क्या करना है मुझे क्या करना है, बी और क्यू को सेम लाना है। तो बी और क्यू को सेम लाने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब एंगल को इक्वल करना होता है तब आपको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो आप साइड का रेशियो सेम ला दो, अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड का क्या कर दो, ये जो साइड है उसका रेशियो सेम ला दो। आपको याद हो थियरम नंबर से मे बी 6.2 या 3 में भी था, उसके अंदर हम 6.8 में भी, उसके अंदर हमने पढ़ा था ये चीज़ कि साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल रहता है जब दोनों एक साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंसी दोनों की सेम बैठती है तब, बराबर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। समझ में आई बात। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा। पहले तो मुझे इन दोनों को लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट ला देता हूँ। कैसे, दोनों का रेशियो जो है पावर का, माफ़ कीजिए, साइड का रेशियो जो है वो इक्वल कर देता हूँ। साइड का रेशियो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास जो भी साइड बची हुई साइड है, बराबर, जो भी साइड है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे ए बी बाई ए सी बाई ए बी है, यहाँ पे पी आर बाई पी क्यू है, तो यहाँ पे बची हुई साइड कौन सी है, बी सी, यहाँ पे बची हुई साइड कौन सी है, आर क्यू। तो वो दोनों को पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, किसकी मदद से, पाइथागोरस की मदद से। फिर उन दोनों का रेशियो लेता हूँ, और ये अगर इन तीनों के साथ इक्वल बैठ जाता है तो बात खत्म, बैठ ही जाएगा। कैसे, देखो, जैसे कि भाई मैं अगर बी सी ढूंढना चाहूँ, पहले चीज़ में बी सी ढूंढना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, समझना, बी सी अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मुझे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा। अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो मुझे बी सी मिलेगा, यहाँ पे मुझे आर क्यू मिलेगा। तो फिर मैं दोनों को सिमिलर कह सकता हूँ। क्लियर, क्या कह सकता हूँ, सिमिलर। माफ़ कीजिए, मैंने कॉन्ग्रुएंट कहा आपको, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। ये सिमिलरिटी की साइन है, ये कॉन्ग्रुएंसी की साइन है, ये तो लाना ही नहीं है। सिमिलरिटी, दोनों को सिमिलर करना हो तो साइड का रेशियो सेम लाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट में तो साइड ही इक्वल हो तो बात खत्म, लेकिन यहाँ पे साइड का ही पता नहीं, बराबर। चलिए बी सी ढूंढ लेते हैं। बी सी ढूंढ के क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाते हैं। चलिए ए बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना ऊपर, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाया ऐसा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरफ ले लेते हैं, बन गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सामने हो गया बी सी स्क्वायर। मुझे बी सी चाहिए, पूरे में रूट ले लो, हटा इसको। बी सी क्या मिल गया, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। उसको ऐसे ही रखो, क्योंकि मेरे पास कोई चारा तो है नहीं, मेरे पास कोई दूसरी फिगर तो है नहीं, कोई नंबर तो है नहीं कि मैं उसको ऐसे लिख के मतलब फाइंड कर दूँ, बराबर। चलो बी सी ढूंढा। वैसे अब मैं क्या ढूंढूँ, इस तरफ मैं आर क्यू ढूंढ लेता हूँ। तो मेरा आर क्यू क्या बनेगा, अंडर रूट
डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब आर क्यू क्या बनेगा, जैसे मैं क्या लिखता, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो मेरा अब ये क्या बनेगा, तो मैं जो बड़ा हाइपोटेनस है उसमें से क्या निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा, है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सेम एज आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये चीज़, सेम एज जहाँ पे लिखा वहाँ आप लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देना। अब मैं दोनों का क्या लेता हूँ, रेशियो लेता हूँ, दोनों का क्या लेता हूँ, दोनों का रेशियो ले लेता हूँ। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी है, क्या कि जो भी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है, उसके अंदर मेरे पास पहले से ए बी और ए सी की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे, या तो मेरे पास पी क्यू और पी आर की वैल्यू है, तो वो दोनों वैल्यू मैं इक्वालिटी के साथ लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जब मैं उस प्रॉपर लाइन को, प्रॉपर साइड को लिख रहा हूँ, तब मुझे वो चीज़ तो लिखनी ही पड़ेगी। ओके, ठीक है कि नहीं। चलिए नाउ मैं लिखता हूँ बाई बी सी बाय आर क्यू। तो बी सी कितना है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपन ये क्या है, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, है कि नहीं। क्लियर, क्या है, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ए बी और ए सी ये रहा, देखो रेशियोमेट्रिक फॉर्म में है। तो अकेला ए बी लिखना चाहूँ, अकेला ए बी, तो क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू एक्स, क्योंकि ये प्रकार की जैसे कि एक फिगर ही हुई ना, जैसे 3/4, तो 4x लिखता, ये 3x लिखता। तो ए बी क्या हुआ, पी क्यू एक्स, लेकिन मेरे पास तो ए बी का स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी क्यू एक्स की जगह पे पी क्यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ए बी बराबर क्या है, पी क्यू एक्स, पी क्यू स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब ए सी बराबर क्या है, पी आर एक्स, तो वहाँ पे भी क्या लिखूंगा, पी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। चलो डिवाइड में, ऐसा क्यों किया, अब आपको थोड़ा सा दिमाग बैठ रहा होगा कि मुझे ऊपर नीचे ये जो टर्म है, ये जो पावर वाला टर्म है, वो उसको क्या करना है, मुझे हटाना है। मतलब कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर तो नीचे है ही, ऊपर भी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ला दूँ तो हट जाएगा, अपने आप एक्स मिल जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉमन निकल, सॉरी माफ़ कीजिए, बाहर आया, रूट से बाहर आया तो स्क्वायर हट जाएगा, पी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स तो निकल गया, माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। चलो ये पूरा हट गया, यानी कि बी सी बाई आर क्यू, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, बी सी बाई आर क्यू क्या हो गया, एक्स मिल गया। अब यही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स है कि नहीं, ये चीज़ लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स है। और अगर यहाँ पे लिख सकते हैं तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई ए सी बाई ए बी पी आर बाई पी क्यू, क्या लिख सकता हूँ सामने एक्स की जगह पे, बी सी बाई आर क्यू। चलो ये ला दिया, यही चीज़ तो लानी थी, इक्वालिटी सिमिलरिटी दिखाने के लिए यही चीज़ तो लानी थी। अगर ये ऐसा हो गया तो ये दोनों सिमिलर, ऐसा प्रूव हो गया, दोनों ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर विथ ट्राइंगल पी आर क्यू। अगर सिमिलर तो क्या कह सकते हैं, सारे एंगल सेम, मुझे तो सारे दिखाने, मुझे एक ही दिखाना है क्योंकि वही लाना है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस प्रूव्ड वी कैन से, हैंस प्रूव्ड टू एंगल आर सेम। देखिए टर्म और क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ रहेंगे, अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, जितने आप खुद से करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये चीज़। ओके, सो बच्चों आज जो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 किया है उसको अच्छी तरीके से लर्न कर देना, और माफ़ कीजिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर देना। और उसके अंदर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे कि ये सम है तो ये सम को आप 2 बार देखोगे तब क्लियर होगा आपको, तो वो चीज़ आप अभी से ही दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसे सम और इससे भी कहीं ज़्यादा थोड़े टफ सम आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।